हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स का टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो बहुपद को समझने से पहले हम बीजगणित की यानी कि अलजेब्रा के कुछ टर्म्स को समझेंगे, जिनमें सबसे पहली टर्म जो आती है वह है चर राशि। चर राशि तो बीजगणित के अंदर जनरली x, y, z इन अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से हम चर राशियों को बताते हैं। तो चर राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, बहुपद के अनुसार बदलता रहता है, समीकरण के अनुसार बदलता रहता है। तो x, y, z ये जो राशियां हैं ये क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म आती है बीजगणित में, उसे हम कहते हैं अचर राशियां। तो बीजगणित के अंदर छोटे a, b, c और 2, 3, 4 सभी संख्याओं। तो बीजगणित के अंदर जो छोटी a, b, c होते हैं, सामान्यतः उनको अचर राशियां बोला जाता है। यानी कि अचर राशियों को बीजगणित के अंदर छोटे a, b, c से या फिर 2, 3, 4 और सभी संख्याओं से, यानी कि सभी अंकों से और अंकों से बनने वाली संख्याओं से जो भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी अचर राशियां होती है। क्यों अचर राशियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके मान कभी भी बदलते नहीं हैं। ए, बी, सी ये खुद भी एक स्थिर मानों को बताते हैं, और जो अंक हैं 2, 3, 4 या जो संख्याएं होती है 25 है, 12 है, या भिन्न में भी राशियाँ हो सकती है 5/3, 4/3, या परिमेय संख्याओं में भी हो सकती है -3/2 या √2। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो वो भी अचर राशि ही कहलाएगी। और अगर छोटा a, b, c या छोटा m भी हो सकता है, छोटा t भी हो सकता है, इन सभी से जनरली अचर राशियों को बताया जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है। जनरली x, y, z से हम चर राशियों को बताते हैं और a, b, c से हम चर राशियों को बताते हैं। यदि कोई भी चेंज होता है तो प्रश्न में लिखा होता है, कभी कभी a, b, c को भी चर राशियां के रूप में बताया जा सकता है, लेकिन वो आपको सवाल देख करके समझ में आ जाएगा। तो सामान्यतः जनरली जो हमारी किताबों में दिया रहता है x, y, z से हम चर राशियों को बताते हैं। चर राशियाँ यानी कि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है समीकरण के अनुसार और बहुपद के अनुसार, और अचर राशियाँ जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है उन्हें हम कहते हैं अचर राशियाँ। अब यदि हम किसी चर राशि को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक चर राशि को ले लिया x को, और उसके साथ हमने किसी अचर राशि को जैसे कि 4 को गुणा कर दिया, तो जब 4 को x से गुणा करते हैं तो क्या लिखा जाता है? 4x। अचर राशि को हमेशा आगे लिखा जाता है, चर राशि को उसके पीछे लिखा जाता है। तो 4 को x से गुणा करने पर क्या आ गया? 4x। तो ये 4x क्या हुआ? ये 4x हुआ एक बीजीय पद। क्या हुआ यह एक बीजीय पद हुआ। इसी प्रकार से यदि x को 1 से गुणा करते हैं तो 1x लिखता है। तो 1 को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है, आप जानते हैं कि वह संख्या बस सेम रहती है, तो आएगा x। यानी कि यदि कोई अकेली चर राशि लिखी हुई है, x भी लिखा हुआ है, तो वह भी अपने आप में एक बीजीय पद कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने x को 2 बार गुणा कर दिया और एक चर राशि यानी कि 2 को भी उससे गुणा कर दिया, तो 2 क्यों पहले लिखा जाएगा, और x को क्योंकि 2 बार गुणा किया है तो क्या आ जाएगा? x की घात
2। तो ये जो 2x² है यह भी क्या हुआ, एक बीजीय पद हुआ। तो ये सारे के सारे किन्हें बता रहे हैं, बीजीय पदों को बता रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंदर। मान लीजिए कि हम किसी एक बीजीय पद को ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4x²। तो यह एक बीजीय पद हो गया। अब इसके साथ हमने प्लस में किसी भी चर राशि को या अचर राशि से मान लीजिए हमने 3 को लिख दिया। तो 4x² प्लस 3, 4x² प्लस 3, यह क्या हो गया, ये एक द्विपद हो गया। द्विपद क्यों, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, तो इसे हम कहेंगे द्विपद। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमने दूसरा पद 3 की जगह पर 3y ले लिया और हमने चौथा पद मान लीजिए z ले लिया, तीसरा पद हमने मान लीजिए z ले लिया, माइनस में z ले लिया मान लीजिए। तो अब यहाँ पर कुल मिला के कितने पद हो गए, 1, 2 और 3। तो यह हो गया एक त्रिपद, या इसे हम त्रिपद व्यंजक भी कह सकते हैं। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की, जिसे कि हम बहुपद कहते हैं। तो अगर हम बहुपद की परिभाषा की बात करें, यदि हम बहुपद की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बीजीय पदों को योग या अंतर के रूप में लिखने पर हमें बहुपद प्राप्त होता है। तो क्या है, 2 या 2 से अधिक बीजीय पदों को यदि हम योग या अंतर के रूप में लिख दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बहुपद प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बीजीय पद लिख दिया 5x3, फिर हमने माइनस में लिख दिया मान लीजिए 6y, फिर हमने मान लीजिए प्लस में लिख दिया z, फिर हमने मान लीजिए लिख दिया 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 बीजीय पद ले लिए और एक अचर राशि को हमने योग में, एक इसे अंतर में ले लिया, इसमें योग में ले लिया, इसे भी योग में ले लिया। तो 2 या 2 से अधिक बीजीय पद, ये हर एक क्या कहला रहा है, ये हर एक बीजीय पद है। तो 2 या 2 से अधिक बीजीय पदों को हमने क्या किया, योग और अंतर के रूप में लिख लिया। तो इस प्रकार से हमें ये जो प्राप्त हुआ पूरा, ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। 3x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर हमने आपको एक 3 पद वाला एक बहुपद दिया है। अब क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसलिए और साथ ही साथ ये जो हमारा जो बहुपद है आप देख रहे होंगे कि इसमें चर राशि केवल x है। यहाँ पे चर राशि क्या है, केवल x एक चर राशि है। तो इसलिए इस बहुपद को प्रतीक के रूप में लिखने के लिए हम कैपिटल P का यूज करते हैं और कोष्ठक में लिख देते हैं
एक्स। तो ये पी एक्स क्या बता रहे हैं हमें? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का बहुपद। तो एक्स का बहुपद यानी कि 3x² + 4x + 3 क्या है? x का एक बहुपद है। इसलिए बहुपदों को बताने के लिए हम जनरली px का भी उपयोग करते हैं। यदि एक बहुपद हमें कभी भी बताना होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? px। यदि मान लीजिए कभी कभी हमें एक से ज़्यादा बहुपदों का भी बताना पड़ता है किसी एक सवाल में, तो फिर हम वहाँ पे gx भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए gx = 3x 4x + 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर तो कभी भी यदि एक बहुपद हमें दर्शाना होगा तो हम px लिखेंगे, और यदि एक से ज़्यादा बहुपद दर्शाने होंगे तो हम gx भी ले लेंगे, qx भी लिख देंगे, rx भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी सुविधा के अनुसार आगे भी जो है बहुपद को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक 4 पदों वाला बहुपद लिखा है। तो यहाँ पर जब सबसे पहले जब मैं पद की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपसे पूछा जाता है कि भाई इस बहुपद में कितने पद हैं, तो आप देख करके बता सकते हैं कि 1 2 3 और 4, यानी कि इस बहुपद में कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, तो ये एक चतुर्घात का यानी चौथी घात का बहुपद है। सॉरी, ये एक 4 पदों वाला बहुपद है। इसे हम क्या कहेंगे? यह एक 4 पदों वाला बहुपद है। फिर आता है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? आप जानते ही हैं, हमने घातांक वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी किसी भी संख्या को हम 2 या 3 बार गुणा करते हैं, तो जितनी बार संख्या को गुणा किया जाता है वह उसकी घात कहलाती है। यहाँ जैसे कि मान लीजिए 2 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो 2 की घात 3 कहते हैं, तो ये 3 क्या है? उसकी घात है। तो इसी प्रकार से बहुपद हमें यदि कोई दे दिया जाए, जैसे कि हमारे पास यह एक बहुपद है, तो बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद की घात हमेशा जो भी चर राशि होती है उसकी जो अधिकतम घात होती है। इस बहुपद के अंदर चर राशि क्या है? x है, केवल x ही एक चर राशि है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात 3 है। तो इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम जो घात है हमारे पास 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है एक त्रिघातीय बहुपद है, 4 पदों वाला त्रिघातीय बहुपद है। देखिए, त्रिघात का मतलब यही होता है कि जो भी चर राशि है उसकी जो घात है वो 3 होगी। तो किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है, चाहे x हो, y हो, z हो, कोई भी चर राशि हो, उसकी जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की भी घात होगी। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 थी, इसलिए इस पूरे बहुपद की जो घात है वो क्या कहलाएगी? 3। तो यह हो गया बहुपद में पद और बहुपद की घात। बहुपद की एक और परिभाषा भी लिखी जा सकती है कि 2 या 2 से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो, जैसे कि 4x² - 3x + 2, तो क्योंकि इनमें 2 से अधिक पद हैं तो यह क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा।
अब बहुपद के अंदर जो अगली चीज आती है वह है रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद क्या होते हैं? तो देखिए, रेखिक बहुपदों को व्यापक रूप में यानी कि जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? ax प्लस बी। तो ax प्लस बी यह जो रूप है यह रेखिक बहुपदों का व्यापक रूप है। इस फॉर्म में यानी कि इस रूप में जो भी बहुपद होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिख दिया 3x प्लस 2, तो यह 3x प्लस 2 क्या कहलाएगा? एक रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब इसे रेखिक बहुपद क्यों कहा जाता है? मैथमेटिक्स में यानी कि गणित में हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जा रहा है, उसका भी एक कारण है। कारण बहुत ही सिंपल है कि जब आप इस बहुपद को ग्राफ पर उतारेंगे, ग्राफ पेपर पर जब इसको ट्रेस करेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे कि जब अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर ट्रेस करेंगे तो देखिए, ग्राफ पेपर के बीचों बीच में इस प्रकार से हम खींचते हैं एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो रेखा आप देख रहे हैं पी क्यू, यह रेखा इस बहुपद से ही खींची जाती है। और यहाँ ये जो पॉइंट होता है इसे हम आर कह देते हैं। ये जो बिंदु है, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह कितने हो जाएंगे? -2/3, 0। क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर जो y निर्देशांक होता है वह 0 होता है। और यह जो बिंदु जहाँ पर यह रेखा x अक्ष को काट रही है, इस बिंदु पर x निर्देशांक कितना है? -2/3। तो यह जो हमने रेखा खींची है यह इसी रेखिक बहुपद की यानी कि बहुपद की है। क्योंकि इस बहुपद को ग्राफ पे खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए हम इस बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, रेखिक आपके सामने जैसा कि px बराबर 3x प्लस 2 एक रेखिक बहुपद दिया हुआ है। तो रेखिक बहुपद का जब भी हम ग्राफ पर पेपर पे बनाते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और वह सीधी रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। तो वह x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है वह बिंदु उस समीकरण का बहुपद का क्या कहलाता है? वह बिंदु उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जो अगला टॉपिक जो बहुपद के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वह क्या है? बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है? क्या इसका अर्थ होता है? तो बहुपद का शून्यक किसे कहा जाता है? तो हम लिखेंगे कि x के वे मान यानी कि x के वे मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो x
x के वे मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो अपने नाम के अनुसार ही बहुपद के शून्यक क्या करते हैं, बहुपद के मान को 0 के बराबर बना देते हैं, वही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यह एक रैखिक बहुपद यहाँ पर दे ही रखा है, तो हम देखते हैं कि इस बहुपद का मान शून्य कब होता है या कैसे होता है। तो एक बार हम इस बहुपद को दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं, px बराबर 3x प्लस 2। तो क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार क्या है कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वह उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो x का हमें कोई ऐसा मान रखना होगा जिससे कि 3x प्लस 2 किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। परिभाषा के अनुसार शून्य की परिभाषा यही है कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो px एक बहुपद है, तो x का हम जो भी मान रखेंगे उस पर यदि यह 3x प्लस 2 अगर 0 के बराबर हो जाता है तो x का जो भी मान होगा वह क्या कहलाएगा, इस रैखिक बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो क्योंकि हमें इसका बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, px को शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि px जब शून्य के बराबर होता है तब ही x का वह मान शून्य कहलाएगा। तो क्योंकि अब हमने शून्य के बराबर रख दिया, तो अब क्योंकि हम समीकरण को हल करने के नियम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3x को हम यहीं रहने देंगे, प्लस का 2 दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 2 है तो वह दूसरे पक्ष में जाकर के क्या बन जाएगा, माइनस का 2। और अगले स्टेप में x यहीं रहेगा, 3x के गुणे में है तो यह कहाँ चला जाएगा, 2 के भाग में। तो x का क्या मान आएगा, x बराबर माइनस का 2/3। तो देखिए जब हमने px को शून्य के बराबर रखा, हमने px को शून्य के बराबर क्यों रखा, क्योंकि हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था। और शून्यक ज्ञात करने की शर्त यही थी कि x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो बहुपद के मान को हमने शून्य रख दिया, तो x का जो मान आया वह क्या हो गया, हमारा शून्यक हो गया। तो बहुपद के मान को जब हम शून्य के बराबर रखेंगे, उसके बाद जब x का मान निकालेंगे तो हमें बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रैखिक बहुपद का शून्यक हमने निकाल करके बताया है कि बहुपद का शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम एक 2 घात के यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x² माइनस 3x माइनस 4। तो x² माइनस 3x माइनस 4 यह क्या है, एक द्विघात, क्योंकि इस बहुपद में चर राशि यानी कि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इस द्विघात बहुपद के हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी कि x के वे मान ज्ञात करने हैं जिस पर इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो जब भी हमें बहुपद के शून्यक के मान ज्ञात करने होंगे तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे। तो हम लिखेंगे यदि x बहुपद का शून्यक हो तो, ठीक है, माना लिख देते हैं, माना x बहुपद का शून्यक है तो px बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है ना, x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो क्योंकि हमने x को बहुपद का शून्यक मान लिया है, तो जब हम px निकालेंगे तो वह क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। अब क्योंकि हमारा px क्या है, देखिए हमारा px क्या है, यही है, तो px की जगह हम लिख देंगे 3x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0।
तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो बहुपद है वो एक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। इस द्विघात समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तो जो जनरल विधि है जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, आइए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब गुणनखंड विधि के द्वारा जब हम किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, सबसे पीछे वाली संख्या को देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पीछे वाली संख्या है वह है -4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। यदि यहाँ कोई x² के आगे कोई संख्या होती तो उस संख्या को और इस संख्या को गुणा किया जाता। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका व्यापक रूप क्या होता है, ax² bx + c। यदि आपको याद रखना है कि जो दो घात के बहुपद होते हैं उनका व्यापक रूप होता है ax² bx + c। जो एक घात का बहुपद होता है उसका व्यापक रूप हमने आपको बता ही दिया, ax + b। इसी प्रकार यदि हमें तीन घात का बहुपद पूछेंगे तो उसका हो जाएगा ax की घात 3 bx² cx + d। इसी प्रकार यदि हमें और भी आगे के बहुपद तीन घात तो हमने ज्ञात कर लिया, चौथी घात का ज्ञात करना, पांचवी घात का, तो इस प्रकार से हमें आगे लिख सकते हैं। तो यदि x² के पास में, या जैसे देखिए x² के पास में हमेशा a होता है, तो यहाँ पर x² के पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ लास्ट वाले अंक को ही लिया है। अदरवाइज हम इसको और इसको गुणा भी करते हैं। आगे हम एक उदाहरण ऐसा लेंगे। तो फिलहाल हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो अंतिम अंक है हमने वो ले लिया, जो था कि -4। अब -4 के हमें गुणनखंड लिखने हैं। तो -4 के जो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए 4 के अंदर 1 का भी आ जाता है तो हम लिख सकते हैं +-1। फिर 4 में क्योंकि 2 का भी भाग जाता है तो हम लिख सकते हैं +-2। और 4 में 4 का भी भाग जाता है इसलिए हम लिख सकते हैं +-4। तो देखिए +1 -1 +2 -2 +4 -4, इस प्रकार से इस -4 के हमें 6 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इनमें से हमें ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। जोड़ने पर या घटाने पर किसी भी तरीके से हमें इन 6 में से किन्हीं भी 2 को लेकर के हमें -3 लाना है जोड़ने या घटाने पर, लेकिन उन्हें गुणा करने पर हमेशा -4 ही आना चाहिए। आई बात समझ में? हमें इन गुणनखंडों में से वे 2 गुणनखंड लेने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो -3 आए, लेकिन गुणा करने पर -4 ही आए, क्योंकि ये 4 के ही गुणनखंड हैं। तो देखिए हम लिखने की कोशिश करते हैं कि यदि हम -4 + 1 लिखें तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। जब भी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो जो भी बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो माइनस संख्या बड़ी है तो वो प्लस की संख्या उसमें से घटा देंगे। तो -4 में से जब 1 घटाया जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो देखिए -4 और 1 को लेने पर -3 आ गया, और यदि हम -4 और 1 को गुणा करेंगे तो भी -4 ही आएगा। तो हम -3 की जगह पर -4 और 1 लिख सकते हैं। तो बस यही हम यहाँ पे करेंगे। x², यहाँ पे जो -3 है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4x और +x। देखिए ये जो हमने लिखा है -3 की जगह पर हमने -4 और 1 लिखा है। तो आप सबके साथ में क्या करेंगे, x को भी लिख दीजिए। तो इस 1 के साथ x लिखेंगे तो 1x, और 3 के साथ लिखेंगे तो 3x। तो 1 को जब हम x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, केवल एक ही x आएगा, -3x। तो -3x की जगह पर हमें क्या लिखना है, -4x प्लस का x। तो हमने लिख दिया -4x प्लस का x। यहाँ पे -4 आएगा बराबर 0। बाकी देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। तो इन दोनों में से जो छोटी घात होती है हमेशा उसे हम पहले लिखते हैं। तो x की घात 1 को हमने लिख दिया। इसके पास कोई भी अचर राशि नहीं है, यानी कि कोई भी अंक नहीं है, लेकिन इसके पास है। दोनों के पास अगर होता तो हम उसे भी कॉमन ले सकते हैं। दोनों के पास संख्या नहीं है इसलिए हम उसे कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक कोष्ठक
खोल देंगे। अब देखिए एक x हमने बाहर ले लिया है और यहाँ पर है x की घात 2, तो कितना बच गया यहाँ पर x की घात 1 बच गया। देखिए यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 हमने बाहर ले ली, इसलिए अंदर x की घात 1 बच जाएगी। अब आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ पर ये जो x है उसे हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है -4, तो ये लिखेंगे -4। अब जो कोष्टक यहाँ आया है उसे हम एज इट इज आगे भी लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिए जो तीसरा पद है वो है प्लस का x, तो इस x को किससे गुणा किया जाए कि प्लस का x आ जाए, तो ऑलरेडी ये x ही है, तो x को किससे गुणा किया जाए कि ये x ही रहे, तो हम जानते हैं कि अगर हम 1 से गुणा करेंगे, 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वो एज इट इज ही रहती है, तो 1 से यदि x को गुणा करेंगे तो एक x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब क्योंकि कोष्ठक वाली संख्या समान है इसलिए हम सबसे पहले उसी को लिख लेंगे और अगला एक और कोष्ठक बनाएंगे और इस कोष्ठक में वो राशियाँ लिखेंगे जो कोष्ठक में नहीं है, तो ये एक x कोष्ठक में नहीं है इसे लिख लेंगे और ये +1 कोष्ठक में नहीं है तो इसे भी लिख लेंगे, बराबर में 0। तो अब देखिए यहाँ पर दो कोष्ठक, दो जो है संख्याएं तो दो कोष्ठकों में लिखी हुई है, तो हम जानते हैं जब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तो उनमें से कोई एक संख्या जो है वो शून्य ही होती है। देखिए a × b अगर 0 हो, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 हो तो या तो उसमें a 0 होगा या फिर b 0 होगा। कोई भी दो संख्याओं को गुणा करने पर अगर वो 0 से बड़ी संख्या है, 0 से बड़ी किन्हीं भी संख्याओं को यदि दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो शून्य कभी भी नहीं आता है। दो संख्याओं को गुणा करने पर शून्य तभी आता है जब दोनों में से कोई एक संख्या शून्य हो। तो ये जो कोष्ठक में लिखी हुई संख्याएं हैं ये अपने आप में एक एक संख्याओं के बराबर है, तो इन्हें गुणा करने पर 0 आ रहा है इसलिए ये अलग अलग भी 0 के बराबर होगी, इसलिए हम लिखेंगे x - 4 बराबर 0 या फिर x + 1 बराबर 0, यानी कि या तो ये कोष्ठक शून्य के बराबर होगा या फिर ये कोष्ठक शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि यह -4 है तो यह दूसरे पक्ष में जाके आ जाएगा +4 और इसी प्रकार से यहाँ पे +1 है तो ये दूसरे पक्ष में जाके हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x बराबर +4 आया और x बराबर -1 आया, तो x बराबर +4 और x बराबर -1 क्या हुए, इस द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक हुए, क्योंकि यदि आप x बराबर 4 यहाँ पर रखेंगे तो px का मान 0 आएगा और यदि आप x बराबर -1 भी रखेंगे तो px का मान 0 ही आएगा। तो आइए हम इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए हम यदि x बराबर 4 रखें, x की जगह पर 4 लिख दिया, तो 4² 3 × 4 - 4, 4 × 4 16, 3 × 4 12 -4। तो देखिए 16 में से यदि 12 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, आगे -4 है, 4 - 4 0। तो इसका मतलब x बराबर 4 px का शून्यक है, क्योंकि 4 रखने पर जो ये px है वो शून्य हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +3 और -4, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 - 4 0। तो यहाँ हमने देखा कि x बराबर -1 रखने पर भी px का मान 0 हो रहा है और x बराबर 4 रखने पर भी px का मान 0 हो रहा है। तो x बराबर 4 और x बराबर -1 ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, इस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब हम एक और उदाहरण के द्वारा आपको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सिखाएंगे। तो x² - 8x + 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यह एक और शून्यक बहुपद है जिसके कि शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे, माना x बहुपद का शून्यक है, तो x यदि बहुपद का शून्यक है तो क्या हो जाएगा, px बराबर 0 हो जाएगा।
तो 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसे हम किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था, अब यहाँ पर x² के पास में 2 लिखा हुआ है और लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ही हम गुणा करेंगे, इस 2 को और इस 6 को गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 12। अब इस 12 के गुणनखंड किए जाएंगे, तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। तो इन सभी संख्याओं का भाग 12 में जाता है, इसलिए प्लस और माइनस में उन सभी को हमें लेना है। अब क्या करेंगे? इन सब में से हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी है, चाहे वो प्लस में ले चाहे वो माइनस में ले, उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए, और अगर उन्हें हम गुणा करें तो 12 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 12 के ही गुणनखंड है। तो हमें इन 12, देखिए एक प्लस में एक 12 माइनस में है और 6 संख्याएं हैं, तो टोटल 12 हो गई। तो इन 12 संख्याओं में से 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर आ जाए -8 और गुणा करने पर आ जाए 12 और प्लस के 12। देखिए गुणा करने पर प्लस के 12 आ रहे हैं और जोड़ने पर -8 आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो दोनों ही संख्याएं माइनस की ही होगी। तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो यदि हम -6 और -2 ले लें, तो -6 और -2 कितना हो गए? ऑब्वियसली -8 हो गए। -6 और -2 -8 हो गए। और यदि -6 और -2 को गुणा करें तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 6 × 2 हो गया 12। तो इस प्रकार से हमारे को जो चाहिए वह क्या है? 12 के कौन से गुणनखंड हमारे काम में आएंगे? -6 और -2। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनके साथ हमें x भी लिख लेना है, तो -6 के साथ x लिख दिया, 2 के साथ भी x लिख दिया और 8 के साथ भी x लिख दिया। तो -8x की जगह पर आपको क्या लिखना है? -6x -2x। तो -8x की जगह -6x -2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संख्याएं भी है, तो इन 2 और 6 में से हम किस संख्या को कॉमन लेंगे? तो ये दोनों ही संख्याएं किस पहाड़े में आती है? 2 और 6 दोनों ही संख्या किस पहाड़े में आती है? तो 2 के ही एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले 2 को कॉमन लेंगे। और अब x² और x में से किसे कॉमन लेंगे? छोटे को। तो छोटा कौन होता है? x⁴1। तो x⁴1 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया है, x⁴ यहाँ पर 2 है, x⁴1 हमने कॉमन ले ली है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? x⁴1 बच जाएगा, माइनस का माइनस। देखिए यहाँ पर 6 है और हमने लिखा है बाहर 2, तो 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 3 बार, तो यहाँ जाएगा 3। और x क्योंकि हम बाहर ले चुके हैं, ये वाला जो x है इसे हम क्योंकि बाहर ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर x नहीं आएगा, सिर्फ कोष्ठक यहाँ पर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर जो लिखा है उसे भी हम एज आगे लिख देंगे, बराबर में कर देंगे 0। अब देखिए तीसरा पद, यहाँ पर x है और यहाँ पर -2x है, तो x को किससे गुणा किया जाए कि -2x आ जाए? ऑब्वियसली -2। जब -2 को x से गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब कोष्ठक वाली संख्या को पहले लिखना है और विदाउट कोष्ठक वाली संख्याओं को आगे लिखना है, तो हमने लिख दी, बराबर 0। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं अलग अलग भी 0 के बराबर लिखेंगे, या तो x-3 बराबर 0 या फिर 2x-2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 2x बराबर ये -2 तो जाके हो जाएगा +2, और x बराबर ये 2 यहाँ पे गुणे में है तो ये 2 के भाग में चला जाएगा, 2/2, तो x बराबर आ गया 1। तो x बराबर 3 और x बराबर 1 इस बहुपद के क्या हो गए? शून्यक हो गए। अब इन शून्यकों को भी हम जांच लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जांचते हैं p। अब देखिए यहाँ पर जो x है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3। तो देखिए 3 लिख दिया, तो 2 × 3 का स्क्वायर 8 × 3 + 6। 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 × 3 + 6, 2 × 9 हो गया 18, 8 × 3 हो गया 24 और प्लस का 6। तो देखिए 24
18 में से 24 को घटाना है। तो 24 क्योंकि बड़ी संख्या है तो उसमें से 18 घटाया जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 24 में से जब माइनस के 24 में से जब 18 घटाया जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 और आगे है प्लस 6 और माइनस 6 प्लस 6 क्या होता है 0। तो x बराबर 3 इसका शून्यक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार से अब यदि हम x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 लिख करके देख लीजिए। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 इंटू 1 2, 8 इंटू 1 8 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर भी 2 माइनस 8 है तो बड़ी संख्या माइनस 8 है, तो माइनस 8 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 6 प्लस 6 तो 0। तो p बन जाएगा भी 0। तो इस प्रकार से हमने अब इस पर सिद्ध हो गया कि x बराबर 3 और x बराबर 1 जो है इस बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के क्या हैं शून्यक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको यह बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैथ्स में केवल और केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, प्रैक्टिस, अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमारे जो टीचर थे श्री राजेंद्र व्यास जी, वह हमें कहा करते थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास जो है किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, उस काम में निपुण बना देता है। तो किसी भी काम में आप यदि चाहते हैं कि निपुणता आए, आप उस काम में दक्ष हो जाओ, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैथ्स के अंदर यदि आप अच्छा करना चाहते हो, होशियार बनना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, प्रश्नों के अभ्यास करने होंगे। कोई भी चीज़ जो आपको मुश्किल लगती है तो आप उसका अभ्यास कीजिए, उसके बारे में 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 30 प्रश्नों को हल कीजिए। हो सकता है प्रारंभ में वो आपसे गलत हो जाए, तो गलत होने पर घबराइए मत। मैं तो ये मानता हूँ कि जब सवाल गलत होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि सवाल सही कैसे होंगे, ठीक है ना। तो अभ्यास कीजिए। कोई भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक यदि आपको हार्ड लगता है तो उसका बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने पर आपको बहुत सरल लगेगा। तो इसी प्रकार से बहुपद भी एक ऐसा ही टॉपिक है, कुछ को ये जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो यदि आपको डिफ़िकल्टी होती है तो इसका बार बार अभ्यास कीजिए, और जो भी आपके जानकारी में होशियार बच्चे हैं या टीचर्स हैं, उनसे आप इसके बारे में पूछिए और इस पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के अंदर अपने आप को अच्छा कर लीजिए। तो आपके लिए मैथ्स के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।